हाय एवरीवन, मैं सुभाष सर। देखिए, ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 10 में बात करेंगे। तो इसमें हम बताते हैं एष्टीकरण, जो पेपर में 1-2 नंबर का जरूर आता है। इंटर में भी आता है, हाई स्कूल में भी आता है। ठीक है, तो एष्टीकरण है क्या, इसको जान लें। एष्टीकरण जिस प्रकार, हम पीछे अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं आम्ल क्षार के बारे में। तो जिस प्रकार आम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, समझते हैं बात। जिस प्रकार आम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, उसी प्रकार आम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। ठीक है, एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम एष्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एष्टीकरण कहते हैं। फिर समझ लीजिए एक बार। जिस प्रकार आम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, उसी प्रकार आम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक परिभाषा लिखें तब भी सही है, या पूरा लिखेंगे तब भी सही है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एष्टीकरण कहते हैं। फिर देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों की एष्टीकरण क्रिया प्रायः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। यह निर्जलीकरण कारक तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यह निर्जलीकरण का भी कार्य करता है और अभिक्रिया में भाग लेता है। इसको हम लोग आगे देखें। देखिए, जो ये अभिक्रिया है एसिटिक अम्ल की है। एसिटिक अम्ल और प्लस एथिल एल्कोहल। अभी बताया कि अम्ल और एल्कोहल से अभिक्रिया होगी और उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 उसमें उपस्थित रहेगा। तो देखिए CH3COOH, ठीक, C2H5OH, यह अभिक्रिया दोनों की होगी तो H2SO4 उत्प्रेरक कार्य करेगा, यह इस क्रिया में भाग लेगा नहीं। तो यहाँ से जल निकल जाएगा, यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से OH निकाल दीजिए, ठीक। और ये दोनों हो जाएंगे क्या? H2O, मतलब यहाँ से H निकाल दें, ठीक, और यहाँ से OH निकाल दें तो यह जल बन जाएगा। और से इसको हम जोड़ दें। देखिए CH3COO, ठीक, CO यहाँ से हो गया, एक O, दो O है ना, तो दोनों O यही क्या है, ठीक, एक ये O एक ये O, ठीक। और C2H5, तो C2H5 के दो भागों में CH2 और CH3, और यहाँ से OH निकल चुका है यहाँ से, तो यह बन जाएगा जल। तो इस तरह से आप लोग समझ लें। यह एष्टीकरण पूछ सकता है परीक्षा में, इसका उपयोग भी पूछता है। एस्टर का उपयोग क्या होता है? एस्टर सुगंधित होते हैं। इनका उपयोग इत्र बनाने में तथा स्वाद उत्पन्न करने वाले पदार्थों में कारक के रूप में किया जाता है। कभी कभी इतना ही पूछता है कि इत्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो बता सकते हैं एस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक अभिक्रिया और देख लें, CH3 एथिल एसीटेट है। इसका मतलब ये भी पूछ सकता है रासायनिक कार्य क्या है। तो जब एस्टर की सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये पुनः एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा सोडियम लवण में विभाजित हो जाता है। तो मतलब कभी कभी पूछ देता है कि अभिक्रिया बताइए, जैसे CH3COO C2H5 जो ऊपर बना है वही है, ठीक है। और इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो C2H5OH, और जो वहाँ पर H लगा था इसमें, वो इसकी जगह क्या लग जाएगा? Na लग जाएगा, CH3COO Na। तो यह बन जाएगा इस तरह से एथेनॉल और सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का सूत्र भी कभी कभी पूछा जाता है, इसको याद रखें। सोडियम एसीटेट क्या है? और C2H5 एथेनॉल है, ठीक है। तो इस तरह से जाने कि सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो एस्टर का उपयोग। देखिए अगला है साबुन तथा साबुनीकरण। देखिए इसमें यह पेपर में आता है कि मतलब साबुनीकरण या साबुन कैसे बनाए जाते हैं। तो ध्यान दें, यह केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहे हैं जो पेपर में आते हैं और आएंगे, ठीक है। तो साबुन तथा साबुनीकरण देखिए होते क्या हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। परिभाषा आपको याद रखना होगा, याद रखेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे खाली किताब से देख लेंगे, किसी भी कोई पढ़ा देगा, कुछ नहीं होने वाला जब तक याद नहीं करेंगे। आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ, याद करिए।
उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सोडियम या पोटेशियम लवण होंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या है, देखिए यही सब कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, और इनमें सोडियम मतलब यह जो सोडियम से क्रिया कराया, पोटेशियम से क्रिया करा दिया है, तो यही आगे चल के एक साबुन बनेंगे। ठीक है, तो यही है बसी अम्ल, मतलब जिसको हम तेल कह सकते हैं। तो ये तेलों और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से किया जाता है या प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें देखें इसका सूत्र, इसको याद रखें, CH2OCO C17H35। ठीक, इसमें कॉमन तो इतना है, यह जो देख रहे हैं CH2 फिर CH2, यही बस खाली हमको याद रखना है, और इधर का सारा कॉमन है, जितना घेर बता रहे हैं घेर करके, OCO C17H35, OCO C17H35, OCO C17, तो ये याद करने का ट्रिक है। ठीक है, या हम एक याद करें और बस पीछे का याद कर लें, CH2CH CH2। ठीक, और यह आगे का सब में तीनों में समान लिख देंगे तो हमारा सिटेरेटिन का सूत्र हो जाएगा, सिटेरीन का सूत्र हो जाएगा, जिसको हम वसा कहते हैं। ये चर्बी क्या होती है, वसा मत जान लीजिए, जैसे वनस्पति घी बनाया जाता है तो ये वसा है, कि या किसी के यकृत या को हम गला करके तेल निकालते हैं तो वह भी वसा ही कहलाता है। तो जंतुओं से चर्बी निकाल करके बनाई जाती है यकृत का, तो वह तेल उसमें ज़्यादा मिलता है, तो वही उससे साबुन ग्लिसरीन बनाए जाते हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, तो यह जो हम बता रहे हैं कि यहाँ याद करने का तरीका, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट के पूरा निकल जाएगा, और इसके जगह पर OH लग जाएगा। क्या लगेगा, OH, तो यह बन जाएगा CH2OH CHOH और CH2OH। ठीक, यह ग्लिसरॉल बन गया, और यह सारे जो हम बताएंगे यहाँ से कटेंगे और यह सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे। तो हम बताएं कि यह तीनों समान है, तो जब एक यहाँ बस एन लग जाएगा, तो इसी तरह से 3 1 2 3, तो एन यहाँ 3 है, ये है, इनके साथ जुड़ करके बना देगा C17H35COONA। ठीक, तो ये हमारा सोडियम सिटेरेट बन जाएगा, साबुन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जान गए कि साबुन कैसे बनता है, और इसको याद रखें। याद रखने का तरीका यही है जैसे आपको बताया, मैं समझाया इसमें, इस तरह से इसको लिख करके याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और पेपर में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। देखिए कभी कभी पूछता है कि साबुन के प्रकार। ठीक, यह साबुन के गुण पे जान लीजिए, साबुन के गुण भी पूछता है कि इसका क्या गुण है। तो साबुन, अच्छे साबुन के गुण क्या होते हैं, ठीक है, इसको जाने अच्छे साबुन के गुण क्या होंगे। तो कहता है इनमें जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साबुन के क्षार नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षार त्वचा तथा वस्त्रों के लिए हानिकारक होते हैं। साबुन चिकना तथा मुलायम होना चाहिए। इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। मतलब भाई साबुन ऐसा ना कि बस खाली शरीर पर लगा दें, गाज छोड़ दें, बस काम खत्म हो जाए। ऐसा हो जो शरीर को रक्षा भी करे और मैल को भी काटे और कीटाणु को भी नष्ट करे, ऐसा साबुन होना चाहिए। ठीक है, साबुन के प्रकार, साबुन 2 प्रकार के होते हैं, नहाने वाले साबुन और जिसको मृदु साबुन कहते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन को कठोर साबुन कहते हैं। देखिए इनमें थोड़ा सा अंतर जान लीजिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि इनमें अंतर क्या है। तो नहाने वाले साबुन और कपड़े धोने वाले साबुन में इस प्रकार के साबुन नहाने के काम आते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के साबुन कपड़े धोने के काम आते हैं। अगला इसमें दूसरा देखिए, इस प्रकार के साबुन अच्छी प्रकार के तेलों तथा वसाओं से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के साबुन सस्ते तेलों तथा वसाओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, अंतिम आई देख लीजिए लास्ट वाला, इनमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते। इनमें पूरक पदार्थ जैसे सोडियम सिटेरेट आदि मिलाए जाते हैं। तो इनमें इतना ही जाने, 3 ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं जाना। 1 नंबर का आता है, पूछता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए साबुन का स्वच्छीकरण क्या होता है, मिसेल, कभी कभी ये पूछता है कि मिसेल क्या है। तो देखिए साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। ठीक है, जल में विलेय तथा एक सिरे को जलरागी कहते हैं। जल में विलेय एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा
हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। मिसेल इसी को कहते हैं। ठीक है, तो आप जान गए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। इसमें होता क्या है कि जब साबुन पानी में डालते हैं तो साबुन के पहले सिरे, जैसे साबुन पानी घुसता है तो धीरे धीरे उसको क्या करता है, उसको गलाता है ना। तो इसी को कह रहा है कि जल में विलय सिरे को जल रागी कहते हैं। मतलब पहले सिरे जब घुलना शुरू होता है और जब लास्ट तक साबुन पानी से घुल जाता है तो उसको हम जल विरागी कहते हैं। ये इस टॉपिक का मतलब है। आगे हम लोग चलते हैं इसमें। देखिए जानने अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक वे पदार्थ हैं जिस जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट घुले होते हैं। जल उसे कठोर जल कहते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, कभी कभी पूछता है कि कठोर जल में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम होता है, कार्बोनेट, मैग्नीशियम आदि होते हैं, घुले होते हैं। ठीक है, और क्योंकि यह साबुन के या साथ और विलय दही जैसे अवक्षेप बनाते हैं। और साबुन जब पानी में लेकर रगड़ेंगे तो दही जैसा अवक्षेप बनाते हैं। यह अवक्षेप सफाई का कार्य नहीं करता। इसको हटाने के लिए कपड़े को ब्रश से रगड़ना पड़ता है तथा कभी कभी डंडे से पीटना पड़ता है, फिर भी यह पूर्णतः साफ नहीं होता। ठीक बात समझ रहे हैं, एकदम घरेलू बातें हैं। तथा कपड़े के सूखने के बाद उस पर जहाँ तहाँ चिपका दिखाई देता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ता है। साबुन यहाँ आते हैं, देखिए देखिए इसमें साबुन आगे बोले थे कि साबुन के स्थान पर एक अन्य प्रकार के यौगिक अपमार्जक का प्रयोग करने से अविलेय अवक्षेप नहीं बनता। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला में अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते हैं। ठीक है, मतलब जब सर्फ काम नहीं करता सही से तो उसमें एक अपमार्जक डाल देते हैं, उसका नाम यह है। तो देखिए CH3CH2 यक्स, यक्स का मतलब कि उसकी कोई सीमा नहीं कि उसको क्या नाम दें। यह बेंजीन का चित्र है और SO2 O- और Na+। यह होता है एल्काइल प्रतिस्थापक बेंजीन सल्फोनेट या सोडियम लवण, इसका नाम है का सोडियम लवण होता है। ठीक है, इसको हम अपमार्जक कहते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील अवक्षेप नहीं बनाते। इस प्रकार ये यौगिक कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। धोने सिर धोने में शैम्पू में भी अपमार्जकों का उपयोग होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में मिलेंगे। तो आज जान गए आप लोग क्या अपमार्जक होते हैं, एस्टर होते हैं और साबुन क्या होता है, और इसके बारे में जानें। और अधिक से अधिक पुस्तकों को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को ज्ञानवर्धक के लिए। तो देखिए यह मेरी दूसरी बुक है, यह NCERT नहीं है। तो इससे अधिक से अधिक प्रश्न आप लोग को मैं उपलब्ध कराता हूँ। धन्यवाद।